Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question of the examination, Spot Test 11, which was held on 4th April 2024. So we will discuss the inorganic chemistry questions of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is the question number 152. Identify the pair in which geometry of a species is T-shape and स्क्वायर पिरामिडल रिस्पेक्टिवली. मतलब पहले का टी शेप हो और दूसरे का स्क्वायर पिरामिडल हो. एक ऐसा मुझे इसमें एक पेयर ढूंढना है जिसमें पहला स्पीसीज का ज्योमेट्री टी शेप हो और दूसरे का स्क्वायर पिरामिडल हो. पहला है IO3 माइनस IO2F2 माइनस. आयोडीन है I डबल बॉन्ड O माइनस. आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5, एक लोन पेयर रखेगा. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. और sp3 में ज्योमेट्री तो इसका होगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसका होगा ट्रायगोनल पिरामिडल. जस्ट लाइक NH3 का जो ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, वही IO3 माइनस का होगा. तो इसका शेप हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विथ वन लोन पेयर गिव द ट्रायगोनल पिरामिडल शेप. तो इसलिए इसका ट्रायगोनल पिरामिडल हो जाएगा. और इसका बात करेंगे तो I डबल बॉन्ड O F और एक F माइनस नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है. I डबल बॉन्ड O माइनस F और F. 2 3 4 5, एक लोन पेयर. इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो sp3d होगा. ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा. शेप का बात करें तो लोन पेयर यहां पे जाएगा. लोन पेयर डबल बॉन्ड O माइनस F और F. इसको अगर ढकेंगे तो इसका हो जाएगा सीसॉ. शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विथ वन लोन पेयर गिव द सीसो शेप. इसलिए इसका शेप हो जाएगा सीसो. तो ये तो नहीं होगा, मुझे टी शेप और स्क्वायर पिरामिडल चाहिए. इसका तो ट्रायगोनल पिरामिडल है और एक का सीसो है, इसलिए खत्म है, ये नहीं होगा. इसका देखते हैं XeOF2 एंड XeOF4. XE डबल बॉन्ड F. जेनॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, 8 हो गया. 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहां पे, दूसरा लोन पेयर यहां पे. डबल बॉन्ड यहां पे, F यहां पे और एक F यहां पे. इसको अगर ढक लेंगे तो टी शेप दिखेगा. तो इसका तो ज्योमेट्री टी शेप है, ठीक है. इसका टी शेप है, बहुत अच्छी बात है. एक टी शेप वाला है जो कि मुझे चाहिए. इसका देखते हैं XE डबल बॉन्ड F और एक लोन पेयर आ जाएगा. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ वन लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देता है. इसको ढक लेंगे, शेप डिटरमिन करते समय इसको ढकेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा. देखो स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है, स्क्वायर और एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिडल. तो इसका भी शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल. तो ये सही ऑप्शन है. टी शेप पहला का और स्क्वायर पिरामिडल दूसरे का बिल्कुल सही मैच है. तो इसलिए 152 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. लेकिन चलिए और देख लेते हैं, और इसका और भी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं. ये तो सही ऑप्शन है, इसका टी शेप है और इसका स्क्वायर पिरामिडल है, ये सही है. इसको देखते हैं. ICl अब माइनस इस पे दे देते हैं. तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर.
क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस दे देंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, 3 और 2 5, 3 लोन पेयर है, 1 2 3, आयोडीन यहाँ पे है, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, माइनस चार्ज यहाँ दे देंगे तो इसका लीनियर हो जाएगा, इसका जो शेप होगा लीनियर। और ICl5 में I Cl 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 और एक लोन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास होते हैं। इसको ढकेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, इसका ज्योमेट्री तो होगा sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो ये तो सही है, स्क्वायर पिरामिडल इसको चाहिए, लेकिन ये मुझे टी शेप चाहिए जो कि लीनियर है, इसलिए ऑप्शन गलत है, भी गलत है। ClF3, Cl F और 2 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन शेप अगर इसको ढकेंगे तो इसका टी शेप, ये तो सही है टी शेप, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, स्क्वायर पिरामिडल। देखते हैं, I डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल शेप। इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं रहता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप बात करते हैं, तो इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसलिए सही क्या हो जाएगा, XeOF2 which has got the T shape and XeOF4 which has got the square pyramidal shape। इसलिए 152 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 155, द आयंस और स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सब के सब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रो या होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके, 14 वाला जो रेफरेंस होता है 14 होगा तो 3 होगा, 14 से एक इलेक्ट्रॉन घटाते चले जाएं, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता चला जाएगा, या 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाएं तो फिर भी 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर घटता चला जाएगा। उसी के तहत हम लोग काम कर लेते हैं। Cn माइनस O2 एंड NO प्लस, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 13 और एक 14, O2 का 16, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, और 8 और 7 15, एक 14। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। NO प्लस, O2 प्लस एंड O2। NO प्लस 8 और 7 15, एक 14, 8 दूनी 16 में से एक गया 15 और 8 दूनी 16, इसका तो 3 होगा, इसका 2.5 होगा और इसका 2 हो जाएगा। इसमें सबका अलग अलग है, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, O2 2 प्लस एंड Cn माइनस। O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2 2 प्लस है 14 हो जाएगा, और Cn माइनस 7 6 13 एक 14 हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका ही बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ये भी अलग अलग है, ये भी गलत है। फोर्स का देखते हैं, Cn माइनस NO प्लस NO2 2 प्लस, 7 6 13 एक 14, 8 7 15 एक इलेक्ट्रॉन चला गया है 14, 8 दूनी 16 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है 14। इस सभी का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, इसलिए सभी का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, दैट इज 3। इन सभी Cn माइनस NO प्लस और O2 2 प्लस सभी का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एंड देयरफॉर दे ऑल हैव गॉट द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो इसलिए 155 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 158, Which of the following pairs of actinoids poses +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो एक्टिनोइड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है। लेंथेनोइड में दिक्कत नहीं है, लेंथेनोइड में बस हमको ये याद करना होता है, लेंथेनोइड के पास तीन ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 एंड +4 लेंथेनोइड के पास, जिसमें +3 मोस्ट स्टेबल होता है,
+2 एंड +4 लेस स्टेबल होता है। +2 रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और +4 रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में क्या होता है, एक्टिनॉइड में +3 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक्टिनॉइड +2 शो नहीं करता है। कोई भी एक्टिनॉइड सीरीज का थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक कोई भी एक्टिनॉइड सीरीज का एलिमेंट +2 नहीं शो करता है। ये +3 शो करेंगे, +4, +5, +6, +7। तो +7 कौन कौन, ये आपको याद करना पड़ेगा। +7 कौन कौन शो करता है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं विच यूज टू शो द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम में सही है, यूरेनियम नहीं शो करता है, गलत है। मैर्क्यूरियम में नहीं शो करता है, ये नहीं शो करता है, ये तो शो करता है लेकिन ये नहीं शो करता है। एक्टिनियम लॉरेंशियम में दोनों में से कोई नहीं शो करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों एलिमेंट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। और ये एक बार आपको F ब्लॉक एलिमेंट से देखना पड़ेगा, उसका सीरीज जो पिरामिडल होता है, जस्ट लाइक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पिरामिड शेप में होते हैं, उस तरह से एक्टिनॉइड सीरीज का भी ऑक्सीडेशन स्टेट एक पिरामिड शेप को फॉलो करता है, पिरामिडल शेप को। पहले मैक्सिमम +7 तक पहुंचता है, फिर इसमें घटना शुरू हो जाता है। और +7 वाले कौन कौन से आते हैं, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। इसलिए 158 का ए ऑप्शन सही है। ए एंड बी न गलत है, बी एंड डी भी गलत है, ओनली ए सही है, ओनली ए। प्लूटोनियम एंड नेपच्यूनियम हैज गॉट द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए 158 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 161 amongst the element of group 15 the property which decreases down the group is or are। कौन कौन सा प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप घटता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, घटता है। ये सही है। स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। स्टेबिलिटी ऑफ, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर बात किया जाए तो -3 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया जाए तो +5 होता है। किसी भी सीरीज का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है और मैक्सिमम इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी, नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन फैमिली है, बोरन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या हेलोजन हो, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज करता है। मिनिमम को डिक्रीज करने का कारण होता है क्योंकि मिनिमम सबका निगेटिव होगा, मिनिमम सबका निगेटिव होगा, बोरन से लेकर हेलोजन फैमिली तक का मिनिमम सभी का निगेटिव होगा। तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का कारण होता है इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटल को निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती है। मेटल यूज टू एग्जिबिट द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मिनिमम की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, और मैक्सिमम की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सब में एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा, सभी में एप्लीकेबल होता है। तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बिल्कुल सही है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये भी सही है। अब इसका बाद हम लोग +2 या +5 दोनों में से कोई भी ले लीजिए। ये ऑक्साइड दो तरह के बनाते हैं, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का, दोनों में से कोई भी लीजिएगा। ये दोनों की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहां से यहां जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीना गलत है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है हाइड्राइड का, NH3, PH3, SS3, SbS3 और BiH3। NH3 एक बहुत ही पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन BiH3 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एक गलत है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है हाइड्राइड का, डिक्रीज नहीं करता है। इसलिए 161 का सही ऑप्शन होगा A, B and C, तीनों सही है, चौथा मेरा गलत है। A, B and C पहला ही सही है, A, B and D तो गलत है।
बी सी तो सही है, डी गलत है, ए सी तो सही है, डी गलत है, इसलिए सही ऑप्शन कौन होगा 161 का फर्स्ट, ए बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 164 the incorrect statement is, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? The first ionization enthalpy of potassium is less than that of sodium and lithium। सही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, साइज क्या होगा? बढ़ेगा, साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम, ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है तो ये तो सही ऑप्शन है, ये सही स्टेटमेंट है। जेनॉन डज नॉट हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ये भी सही है। जेनॉन के बाद रेडॉन भी तो आता है ना, जेनॉन और रेडॉन दोनों आता है ना, जेनॉन के बाद रेडॉन, रेडॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगा, साइज बड़ा होगा इससे। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट with atomic number 37 rubidium is lower than that of element with atomic number 38 रुबिडियम, स्ट्रोंसियम आएगा, 38 तो स्ट्रोंसियम आएगा, एस ब्लॉक का है दोनों, ये अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, किसका? रुबिडियम, स्ट्रोंसियम का, रुबिडियम का कम होगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एलोंग द पीरियड जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। तो स्ट्रोंसियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, रुबिडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो इसलिए द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन, बिल्कुल सही, रुबिडियम का कम होगा, स्ट्रोंसियम का ज्यादा होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम, गैलियम ये 31 है, कार्बन फैमिली का है, P1 है, ठीक है, इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30 जिंक है। तो बोला है कि गैलियम का ज्यादा होगा, जिंक का कम होगा, एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s2 3d10 से और इसमें निकालना है 4p1 से। इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, 4s का फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, पहला। दूसरा बात, s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, s का फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। जब s का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस उसको अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इसलिए s ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड टू बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s सबशेल इन कंपैरिजन टू p सबशेल। इसीलिए यहां पे s से इलेक्ट्रॉन निकालना, एक तो फुलफिल्ड है, ऊपर से s का पेनिट्रेशन ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा। इसमें p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो जेड इफेक्टिव तो गैलियम का ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जिंक का ज्यादा होगा और गैलियम का कम हो जाएगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का ज्यादा होता है, गैलियम का कम होता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। गैलियम का ज्यादा नहीं होगा, जिंक का ज्यादा होगा। तो फोर्थ मेरा सही ऑप्शन चला जाएगा, जो कि गलत स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, इसलिए 164 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, the pair of metal ions that can give a spin only magnetic moment of 3.9 Bohr megaton for the complex MH2O6Cl2। ठीक है, अब एक चीज सुनिए जरा सा यहां पे ध्यान से, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 3.9 गिवन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का बात करेंगे तो n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटन होता है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में हम लोग, अब इसका वैल्यू गिवन है 3.9 बोहर मैग्नेटन। अब सभी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर यहां वैल्यू पुट करेंगे, तब निकालना शुरू करेंगे, तब इट विल टेक योर टाइम। तो एक बात थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, ये वैल्यू ऑलरेडी जस्टिफाई है। यहां पे पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 3। जितना पॉइंट के पहले नंबर होगा उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा,
वही इसका वैल्यू। जैसे यहां पे 3.9 है, इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, और किसी का 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू है बोर मैग्नेट्रॉन में, इसका मतलब कि यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 4। किसी का 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर 6 पॉइंट समथिंग है तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 6। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट 3.9 बोहर मैग्नेट्रॉन है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो चाहिए 3, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो बस हमको ये पता लगा लेना है कि किस केटायन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास कॉम्प्लेक्स है MH2O6Cl2, इसका मतलब ये वीक फील्ड की तरह काम करेगा। एक वीक, क्योंकि सभी पे मेटल पे चार्ज क्या होगा +2, और मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा वीक फील्ड की तरह काम करता है। H2O लिगेंड मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2O विल ऑलवेज एक्ट एज ए वीक फील्ड। तो इसलिए यहां पे पेयरिंग वगैरह का हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, नो पेयरिंग वगैरह होगा। तो क्रोमियम +2 इलेक्ट्रॉनिक 4s0 3d4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। मैग्नीज +2 4s0 3d5, मुझे कितना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो ये दोनों में से कोई भी नहीं होगा, गलत है। वेनेडियम +2 4s0 3d3, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम थर्ड वाला है। कोबाल्ट +2 4s0 3d7, और 3d7 में 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। और देख लेते हैं वेनेडियम +2, ये देख चुके हैं, वेनेडियम +2 में तो D3 है, सही है, और Fe+2 में D6 होगा। Fe+2 में कितना D6, और D6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसलिए गलत हो गया। कोबाल्ट +2 में तो सही है, कोबाल्ट +2 में तो सही है, अभी देखे हैं, इसमें D7 आएगा और D7 में n की वैल्यू 3 है, सही है, लेकिन Fe+2 में D6 होगा और इसमें n की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन होगा, जिसमें दोनों के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो वेनेडियम +2 एंड कोबाल्ट +2, और सिंस इसमें पेयरिंग नहीं हुआ, कोबाल्ट +3 के लिए वाटर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट +2 के लिए वाटर एक्ट एज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो इसलिए यहां पे वीक फील्ड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, और इसी वजह से ये दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3.9 बोहर मैग्नेट्रॉन होगा। तो 167 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 170, the number of bridging CO ligands and CO bonds in CO यही CO2 CO8 का यही भाव स्ट्रक्चर होता है। CO कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं है, एक कोबाल्ट है, कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो ब्रिजिंग लिगेंड 2 क्या पूछता है, ब्रिजिंग CO कितना है 2, एंड CO कोबाल्ट बॉन्ड कितने, कोबाल्ट बॉन्ड 1, 2 और 1 ना, गलत है 2 1 सही है, 2 है ब्रिजिंग CO और एक CO कोबाल्ट एक बॉन्ड है, तो इसलिए 170 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 176, द पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन गिव्स प्रूशियन ब्लो कलर किसका होता है, FeCN6 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लो। इसको यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, यहां पे +2 होता है, इसलिए इसका प्रूशियन ब्लू का दूसरा नाम होता है फेरीफेरोसाइनाइड भी होता है। फेरी मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे, इसलिए इसका नाम होता है फेरीफेरोसाइनाइड। तो बोल रहा है क्या कि प्रूशियन व्हेन एडेड टू, तो ठीक है, यहां पे पोटेशियम को हटाना है, यहां पे मुझे Fe+3 डालना है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है
जो कि रिएक्शन करने के बाद Fe+3 दे दे, बस यही सिंपल चीज है। ये तो Fe कोबाल्ट +3 देगा, होगा नहीं। ये कोबाल्ट +2 देगा, ये भी नहीं होगा। ये आयरन +2 देगा, ये नहीं होगा। आयरन +2 नहीं है, मुझे आयरन +3 चाहिए, ये मुझे आयरन +3 देगा। तो इसका रिएक्शन अगर FeCl3 से करवाएंगे तो ये प्रूशियन ब्लू कलर का कंपाउंड देगा जिसका नाम होगा फेरिफेरोसाइनाइड। इसलिए FeCl3 when added to potassium ferrocyanide then Prussian blue is obtained, इसी का नाम होता है प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू। एक और होता है टर्नबुल्स ब्लू, तो टर्नबुल ब्लू में उल्टा हो जाता है, यहां पे +2 यहां पे +3 हो जाता है। फेरोफेरिसाइनाइड को बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। तो इसलिए 176 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 179 द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। द मोस्ट स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन में कौन होगा? तो इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा होता है कि आप ई नोट वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। जिसका ई नोट वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। M+2 से M+3 जाने के लिए, M+2 से M+3 जाने के लिए जिसका ई नोट वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा उसकी स्टेबिलिटी होने की टेंडेंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और एक चीज आपको याद रखिएगा, स्लोगन है, नारा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव +3 में M+2 से M+3 जाने में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू स्कैंडियम का डाटा गिवन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसे स्कैंडियम का होता है। और स्कैंडियम के बाद सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में स्कैंडियम का डाटा नहीं दिया, लेकिन स्कैंडियम का इनोट वैल्यू पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्रोमियम का होता है। तो इसमें स्कैंडियम का ऑप्शन नहीं दिया है, क्रोमियम का दिया है। इसलिए +3 में सबसे मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का होता है। इसको भी याद रखना है क्योंकि क्रोमियम के बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट का निगेटिव दिया है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा क्रोमियम +3। तो 179 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 181 द अननोन +2 NH4OH, ठीक है, X कंपाउंड है, एक ग्लाइऑक्सिम है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिम। और लिगेंड में इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिमेटो। लिगेंड में क्या नाम हो जाता है? ग्लाइऑक्सिमेटो। इसका कंपाउंड का X कंपाउंड X इज कॉम्प्लेक्स विथ रोजी रेड कलर। रोजी रेड कलर प्रिडिक्ट द रेडिकल एंड इट्स ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। देखो अगर निकल, ये याद बहुत अच्छा एनालिटिकल है, निकल +2 का ग्लाइऑक्सिम से रिएक्शन करवाते हैं, ग्लाइऑक्सिम से रिएक्शन करवाते हैं तो रोजी रेड कलर का पीपीटी ऑब्टेन होता है। रोजी रेड का पीपीटी ऑब्टेन होता है। तो इसलिए यहां पे तो निकल +2 होगा। इसका कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो ऐसा होता है Na+2 C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N OH N डोनर O माइनस CH3 और यहां भी CH3। एक और ले लो, C डबल बॉन्ड N O माइनस OH CH3 डोनर N होगा, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसलिए नाइट्रोजन डोनर लिगेंड की तरह काम करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के बाद एक यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देख लो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन विथ 6 मेंबर रिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना H और O माइनस, H और O माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ 6 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल स्टेट में चला जाता है कंपाउंड। तो एक तो 5 मेंबर, इसमें चिलेशन ज्यादा हो रहा है, 5 मेंबर का 2 रिंग और 6 मेंबर का 2 रिंग और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड विथ 6 मेंबर रिंग कंपाउंड के स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है। और इसी को बोलते हैं रोजी रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। ये रोजी रेड कलर होता है, पीपीटी बनाता है। तो कौन सा होगा? Na+2 ग्रुप प्रेजेंट, Na+2। और इसका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में ग्रुप कौन सा होता है? 4th। मन को नहीं जाना, मन को नहीं जाना है 4th ग्रुप का रेडिकल है, मन को नहीं जाना 4th ग्रुप का है। तो Na+2 ग्रुप नंबर 4th, Zn नहीं होगा, 0 ना, Na+2 सेकंड ग्रुप का नहीं है, 4th ग्रुप का है, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए 181 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। 4th ग्रुप का कौन कौन सा है? मन को नहीं जाना। ये इतने 4 कैटायन है जो कि ग्रुप 4th रेडिकल है।
तो इसलिए Na+2 होगा जो कि रोजी रेट पीपीटी देता है, ग्रुप नंबर 4 होगा। 181 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 182 select one is incorrect for boiling points are given for respective groups। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में NH3 और PH3 में इनकरेक्ट ढूंढना है हमको। NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, तो ऐसे होना चाहिए था NH3 का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसका थोड़ा कम हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर होता है BiH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद SBH3 का, और उसके बाद NH3 का आता है, उसके बाद ASH3 का आता है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट PH3 का आता है। इसको इसलिए NH3 का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्लिपिंग करता है अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है, और फ्लिपिंग की वजह से ये दोनों फ्लिपिंग करने की वजह से पिरामिडल इन्वर्जन करते हैं, और पिरामिडल इन्वर्जन करने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी घट जाती है, और इस वजह से यह हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ समय के लिए नहीं बना पाता है, और उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। तो BiH3 का मैक्सिमम होता है, SBH3 का उसके बाद ज्यादा होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो स्वाभाविक है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो SBH3 और BiH3 का ज्यादा हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूलर मास तो इसका भी ज्यादा है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा नहीं कि परमानेंटली नहीं बनाता है, वो पिरामिडल इन्वर्जन किया कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए किया, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका थोड़ा कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ऑर्डर सही है, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही, NH3 का ज्यादा होता है, उसके बाद BiH3, SBH3, ASH3, सबसे कम PH3 का होता है। खैर, NH3 और PH3 में बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज्यादा होगा, PH3 का कम होगा, सही स्टेटमेंट है। H2SC और H2S में बिल्कुल सही है, H2SC और H2S दोनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो इस सेलेनियम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये भी सही है। HF और HCl में बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है, HF का ज्यादा होता है, HCl का कम होता है, ये सही स्टेटमेंट है। हाँ, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन भी होगा तो देखो HF, HCl, HBr और HI में अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में सही ट्रेंड है, HF का ज्यादा, उसके बाद HI का, उसके बाद HBr का, सबसे कम HCl का होता है। और मेल्टिंग पॉइंट में बात करें तो ये दोनों एक्सचेंज कर जाता है, क्योंकि HF का जो लेयर स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और दो लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस लगना शुरू हो जाता है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस में तो HI जीतेगा, HF थोड़े जीतेगा, तो इसमें HI का ज्यादा होता है, उसके बाद HF होता है, देन HBr होता है, उसके बाद HCl होता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन भी आएगा फिर भी मेल्टिंग पॉइंट में भी HF ज्यादा होता है, HCl कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट में तो HF बहुत ज्यादा होता है, HCl बहुत कम होता है, तो इसलिए ये भी सही है, HF हैज गॉट द मोर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, तो थर्ड भी सही है। हीलियम और नियोन में बॉइलिंग पॉइंट नियोन का ज्यादा होगा, ये तो गलत है, क्योंकि हीलियम और नियोन दोनों में कौन सा फोर्स काम करेगा, वैन डर वाल्स, दोनों में वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा है नियोन का, इसलिए नियोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हीलियम का कम होगा, इसलिए गलत है। तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। हीलियम और नियोन में नियोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जो कि गलत ऑर्डर दिया है हमको। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स दोनों में काम कर रहा है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो नियोन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। 182 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 185 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस, BF3 एंड BF4 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% और इसमें 25%। एक बात याद रखना है कि परसेंटेज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, इसमें परसेंटेज ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो इसलिए BF का बॉन्ड लेंथ
BF3 में छोटा होगा, BF4 माइनस में ज्यादा होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या होना चाहिए ऑर्डर? BF4 माइनस का ज्यादा होना चाहिए, BF3 का कम होना चाहिए। रीजन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका क्या है? sp2 है, तो परसेंटेजेस इसमें ज्यादा होगा। जब परसेंटेजेस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, NH बॉन्ड लेंथ इन NH3 एंड NH2 माइनस। NH3 एक लोन पेयर और NH2 माइनस में 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, sp3 इसका भी, sp3 इसका भी, लेकिन लोन पेयर आने से परसेंटेजेस कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ जाता है। लोन पेयर में परसेंटेजेस ज्यादा होगा तो इसमें परसेंटेजेस ये भी ज्यादा होगा तो इसमें भी ज्यादा होगा। तो परसेंटेजेस ज्यादा 2 के कारण होगा, इसमें परसेंटेजेस कम होगा 2 के कारण कम होगा, दोनों के कारण परसेंटेजेस कम होगा। जब परसेंटेजेस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ 2 के कारण क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें बात किया जाए तो इसमें भी परसेंटेजेस ज्यादा होगा, लेकिन 1 के कारण ज्यादा होगा, तो इसमें परसेंटेजेस घटेगा तो 1 के कारण घटेगा। तो परसेंटेजेस घटेगा तो 1 के कारण घटेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? जब परसेंटेजेस घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन 1 के कारण बढ़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? परसेंटेजेस कम इसमें हो रहा है, 2 के कारण, 2 लोन पेयर के कारण परसेंटेजेस घटा है, इसलिए इसका परसेंटेजेस ज्यादा कम होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो NH2 का NH3 और NH2 माइनस में, NH2 माइनस का NH बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, NH3 का कम होगा। और ऐसे भी याद रखिएगा, लोन पेयर जितना ज्यादा होगा, लोन पेयर जितना ज्यादा होगा स्पीसीज पे, सेंट्रल एटम पे, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा तो उसके दूसरे बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। लोन पेयर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो दूसरे बॉन्ड पे बॉन्ड लेंथ घट जाता है, इसको याद रखना है। तो इसलिए ये भी गलत है। NH2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, NH3 में कम होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, pH बॉन्ड लेंथ इन pH3 एंड pH4 प्लस, pH3 एंड pH4 प्लस, pH4 प्लस, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 और इसका भी sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे NH3 और NH2 माइनस में लोन पेयर में परसेंटेजेस क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसमें परसेंटेजेस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब परसेंटेजेस घटेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगा, इसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसमें परसेंटेजेस ज्यादा होगा। और जब परसेंटेजेस ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो pH3 में pH का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू pH4 प्लस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन pH3। तो pH3 का ज्यादा होगा, pH4 प्लस का कम होगा। ये बिल्कुल सही है, ऑर्डर सही है। pH3 हैज गॉट द लॉन्गर pH बॉन्ड लेंथ इन कंपेरिजन टू pH4 प्लस। नेक्स्ट देखते हैं CH बॉन्ड लेंथ इन CH3 प्लस एंड CH4, CH3 प्लस एंड CH4। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3। sp2 का परसेंटेजेस 33.3%, इसका 25%। परसेंटेजेस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा, CH4 का ज्यादा। तो CH3 प्लस में बॉन्ड लेंथ कम होगा, CH4 में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि CH3 प्लस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा है, CH4 में परसेंटेजेस कम है। तो इसलिए 185 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। The use of H2S as reagent for qualitative analysis of cation is based on the fact that H2S forms the colored sulfide. H2S is a weak acid and we can control the degree of ionization of H2S by adding HCl or NH4OH. H2S is a weak base. The color of metal sulfide precipitated depends upon the pH of the solution. नहीं, ये तो बाबू इसमें है कि H2S वीक एसिड है और उसका डिसोसिएशन HCl और NH4OH से कंट्रोल होता है। जैसे अगर H2S है तो टूटेगा तो क्या देगा? H+N H2-। अगर न्यूट्रल एसिडिक मीडियम है
इसका मीडियम कर दीजिए न्यूट्रल और इसका मीडियम कर दीजिए बेसिक। तो देखो जरा सा, अगर एसिड करेंगे, मीडियम आप एसिडिक कर दिए तो आपने H+ से कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब H+ से कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उसको घटाना चाहेगा ली-चैटलियर प्रिंसिपल के तहत। जब इसको घटाएगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो H2- आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा और न्यूट्रल रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है। अगर बेस रहेगा तो H+ को कंज्यूम करेगा, तो आपने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा दिया है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेसिक में H2- आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम मिलेगा और एसिड में H2- आयन का कंसंट्रेशन मिनिमम मिलेगा। तो इसलिए NH4OH, और आप देखेंगे कि ग्रुप सेकंड में एसिडिक H2S+ HCl रिएजेंट होता है। ग्रुप सेकंड का जो रिएजेंट है H2S+ HCl है, क्योंकि अच्छा जब H2- आयन कम मिलेगा, इसका मतलब कि जिसकी सोलिबिलिटी कम है वो कम कंसंट्रेशन में पीपीटी बना लेगा, जिसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है, जिस सल्फाइड की सोलिबिलिटी ज्यादा है उसके लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2- चाहिए उसको पीपीटी बनाने के लिए। तो ग्रुप सेकंड में एसिडिक में भी प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप सेकंड के टायन के सल्फाइड की सोलिबिलिटी कम होती है एंड दे कैन प्रेसिपिटेट इवन इन द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। लेकिन ग्रुप फोर्थ अगर आप देखेंगे तो ग्रुप फोर्थ में भी सल्फाइड का ही पीपीटी बनता है, निकल, NiS, MnS, COS एंड ZnS का। तो इसमें जो ग्रुप सेकंड का है वो है HCl प्लस NH4OH, मतलब NH4OH प्लस H2S। NH4OH प्लस मतलब बेस में H2S डालते हैं हम लोग, बेस में H2S डालते हैं। इसमें एसिडिक में H2S डालते हैं, इसमें बेस में H2S डालते हैं। क्यों? क्योंकि बेस में H2- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ग्रुप 4 सल्फाइड की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है, देयरफॉर इट रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ सल्फाइड टू प्रेसिपिटेट इट, इसलिए यहां पे बेसिक डालते हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। H2S का जो डिसोसिएशन टेंडेंसी है वो HCl और NH4OH के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और उसको हम लोग ग्रुप एनालिसिस में काम कर सकते हैं। ग्रुप सेकंड में अलग होता है, ग्रुप फोर्थ में अलग होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 190, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 इज डायमैग्नेटिक। Fe+2 होगा, Fe+2 में 4s0 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn, पेयरिंग कर लेगा डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, ये डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। वेयर एज पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN का होल 6, यहां पे Fe+3 में है और Fe+3 में 4s0 3d5, तो 3d5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा पेयरिंग करवाने के बाद भी। 2 पेयरिंग अगर करवाएगा तो 2 2 4 और 1 5, ये तो दोनों एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक है, तो ये सही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड डायमैग्नेटिक है, सही है, वेयर पोटेशियम फेरिसाइनाइड पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन फेरोसाइनाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फेरिसाइनाइड, ना ये गलत है। फेरोसाइनाइड का कम होगा, क्यों? क्योंकि Fe+2 है, सब में लिगेंड वगैरह सेम है, दोनों में लिगेंड Cn है, साइनाइड है, इसमें भी लिगेंड साइनाइड है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा। तो Fe+2 का ये वाला है, Fe+3 का ये वाला होगा, तो Fe+3 का ज्यादा होगा, Fe+2 का कम होगा। इसमें दे दिया है कि फेरोसाइनाइड का ज्यादा होगा, फेरिसाइनाइड का कम होगा, ये गलत है। फेरिसाइनाइड का ज्यादा होगा, फेरोसाइनाइड का कम होगा, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो assertion is true, reason is false, assertion is true, reason is false। 190 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 193, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखा जाए, सिस NH3 है, Cl NH3 NH3 ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये नहीं शो करेगा। अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, ये 2 बाइडेंटेट लिगेंड, 3 बाइडेंटेट लिगेंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 2 बाइडेंटेट लिगेंड का सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। 2 बाइडेंटेट लिगेंड अगर हो और सिस आइसोमर है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 2 बाइडेंटेट लिगेंड अगर ट्रांस है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा वो। तो ये ट्रांस है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये भी गलत है। लेकिन इसी का सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और 3 बाइडेंटेट लिगेंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 3 बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये सही होगा। सी और डी दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सी और डी। 193 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 196 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कार्बोनेट C डबल बॉन्ड O माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा 33.3%। XeF4 एक लोन पेयर 2 लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा 3 2 5 1 6, तो 10 में से 6 गया 16.6%, 16.6% से थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया है ना, तो लोन पेयर में परसेंटेजेस और लोन पेयर में परसेंटेजेस बढ़ जाता है। ऐसे इसका होना चाहिए 100/6 और 100/6 में 16.6 के आसपास आएगा, लेकिन इसका परसेंटेजेस का अगर बात करें तो लेस देन 16.6% होगा, लेस देन 16.6% होगा इसका। क्यों? क्योंकि लोन ऐसे अगर लोन पेयर नहीं होता ना, सबके पास फ्लोरीन होता, तब इसका आ जाता 16.6%, लेकिन 2 लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर में परसेंटेजेस ज्यादा होता है, तो इसमें परसेंटेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 16.6 से कम होगा। नेक्स्ट है I3 माइनस I माइनस ए हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और sp3 में 4 1 5 20, तो इसका परसेंटेज लेस देन 20%। NCl3 N एक लोन पेयर Cl इसका sp3 25%, लेकिन इसमें परसेंटेजेस ज्यादा होगा फिर से लोन पेयर में, तो इसमें परसेंटेजेस लेस देन 25% होगा। और क्या है NCl3 तो BeCl कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका परसेंटेजेस 50% होगा। क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में? इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर, तो सबसे कम किस में होगा? सबसे कम तो इसमें होगा XeF4 में, तो B सबसे कम होगा, उसके बाद 20% है तो C उसके बाद होगा, C ठीक है, उसके बाद NCl3D होगा, उसके बाद A हो जाएगा 33.3% और सबसे ज्यादा होगा BeCl2 दैट इज E। BCDAE 196 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 200 Among the following oxides of nitrogen N2O, NO and NO2 molecule with unpaired electrons। unpaired electron N2O के पास तो नहीं होता है, N2O के पास स्ट्रक्चर होगा N डबल बॉन्ड O। अब देखो ऐसे में क्या है कि इसके पास तो 2 4 1 मिनट NO, अगर A डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और इसका एक लोन पेयर अभी बचा हुआ तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास भी 1 2 और एक 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। NO2 का स्ट्रक्चर यही होता है, आप इसको रेजोनेंस के थ्रू आप इसके साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर। तो N2O के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, लेकिन NO और NO2 दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, NO और NO2 दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 200 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। NO और NO2 बोथ हैव गॉट द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, तो 200 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।